हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग अपना जो एग्जाम है CUET, इसका जो इकोनॉमिक्स या फिर वी कैन से बिजनेस इकोनॉमिक्स जो डोमेन सब्जेक्ट है, इसका मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा पेपर 7 होने वाला है। दैट क्लियरली मीन्स कि हम लोग 6 पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं एंड आई होप सो कि आप लोग वो वीडियोस को देख चुके हैं और अपनी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने पेपर 7 से। एज यू ऑल नो कि हमारा जो पूरा पेपर का पैटर्न है वो किस फॉर्म में होगा? MCQ फॉर्म में होगा। 50 MCQs पूछे जाएंगे, उनमें से 40 आपको आंसर करने होंगे, राइट? एग्जैक्टली उसी वे में हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर टेस्ट पेपर में आप लोगों के पास में 50 MCQs होंगे और अभी तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पूरे के पूरे 50 सॉल्व करने हैं, लेकिन जब आप एग्जाम दोगे तो आपको जो है 40 MCQs सॉल्व करने रहेंगे। ओके, तो चलिए इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले, इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो देख ले हम लोग। तो टाइम अलाउड कितना होगा? 45 मिनट्स रहेगा फॉर ईच डोमेन सब्जेक्ट एंड ये कितने मार्क्स का होने वाला है? मैक्सिमम 200 मार्क्स का। ठीक है, हर एक जो सब्जेक्ट है वो आपका 200 मार्क्स का उसका वेटेज रहेगा। Then this paper consists of 50 MCQs. Attempt any 40 out of 50. क्लियर है ये चीज? करेक्ट आंसर और जो मोस्ट या फिर करेक्ट आंसर या फिर जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा उसे 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई गलत आंसर आप मार्क करके आते हो तो -1 मार्क उस पर, दैट मीन्स 1 मार्क डिडक्ट होगा। अगर कोई भी अनआंसर्ड या मार्क्ड फॉर रिव्यू है क्वेश्चन तो उस पर 0 मार्क्स। और अगर कोई भी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही है तो उसमें से आपको कोई भी एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि सही है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। आप अगर क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई भी इफ ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट तो आपको जो है सब पे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड कैलकुलेटर या फिर कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो परमिटेड नहीं है। ओके, तो आई गेस ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है ये क्लियर है आप लोगों को। फिर अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के साइड। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इज नॉट कवर्ड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा टॉपिक है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शंस है आप लोगों के पास में, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर हायरिंग, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो इनमें से आपको क्या बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कौन सा पर्टिकुलर जो है ऑप्शन आपका नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट पर। The stock of skill and expertise of a nation at a point of time is known as। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज है एक नेशन के पास में एक किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल एंड नन ऑफ दीज। अब स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज किसे कहेंगे हम लोग? दैट इज ह्यूमन, राइट? एक ह्यूमन के अंदर अगर स्किल्स हैं, एक्सपर्टाइज है तो उसे हम बोलेंगे कि ये एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल है, राइट? सो जो स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज है एक नेशन के पास में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट पर आते हैं। The balance of trade shows a deficit of 300 crores. The value of export is 500 crores. What is the value of import? अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। We know balance of trade कैसे फाइंड आउट किया जाता है? Balance of trade is equals to exports minus imports, राइट? ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है। अब इसमें आपके पास में बैलेंस ऑफ ट्रेड गिवन है, कितना? डेफिसिट गिवन है 300 करोड़ का। अगर डेफिसिट गिवन है स्टूडेंट्स तो आपको क्या लगाना है? माइनस का साइन लगाना है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है जब अपने सारे टॉपिक वाइज डिस्कशन किए थे तब। एंड इवन ये जो मॉक टेस्ट पेपर्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस आपके टेस्ट पेपर्स में भी आ चुका है। तो अगर डेफिसिट लिखा है तो आपको कौन सा साइन यूज करना है? माइनस का साइन यूज करना कंपलसरी है। अगर आप यहाँ पर माइनस का साइन यूज नहीं करोगे तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो डेफिसिट है 300 का तो हमने -300 लिख दिया। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गिवन है आप लोगों के पास में कितना? 500। और अब आपको बताना है वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं इंपोर्ट्स को।
ठीक है, इस इंपोर्ट्स को मैं इस साइड ले आऊं तो वो प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंपोर्ट्स इज इक्वल्स टू 500, 300 को हम उधर ले जाएंगे, इधर माइनस में उधर प्लस हो जाएगा, सो 500 प्लस 300 विल गिव यू 800, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन ए दैट इज 800 करोड़ का। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया है आप लोगों को। फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव किसके इक्वल होता है, चेंज इन एस माइनस चेंज इन वाई, वाई डिवाइडेड बाय एस, चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, एंड डी ऑप्शन है आपका एस माइनस वाई, ठीक है। तो आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की जो फॉर्मूला है वो बताना है। तो बेसिकली हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन सेविंग्स को डिवाइड करते हैं किससे, चेंज इन इनकम से। सो दैट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट पर। डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम, जो डायरेक्ट टैक्स है उसे डायरेक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो किसी से हम डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट है वो किसी से डायरेक्टली कलेक्ट कर रही है। अब किससे डायरेक्टली वो कलेक्ट किया जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शंस है आपके पास में, द प्रोड्यूसर्स ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड, फिर उसके बाद में द सेलर्स ऑन गुड्स सोल्ड, द बायर्स ऑफ गुड्स, एंड द डी ऑप्शन कौन सा है, द इनकम अर्नर्स। तो डायरेक्ट टैक्स किससे कलेक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स, इनकम अर्नर्स से, ठीक है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन डी। हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं तो इनकम टैक्स डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, ये नहीं कि हम जो है इनडायरेक्टली और किसी चैनल से पे कर रहे हो। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसे डायरेक्टली पे नहीं किया जाता है। जैसे कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसकी जो भी वैल्यू है वो गवर्नमेंट किससे लेती है, जो प्रोड्यूसर है उनसे लेती है, लेकिन प्रोड्यूसर उस पर्टिकुलर इनडायरेक्ट टैक्स की जो अमाउंट है उसे कहां से कलेक्ट करता है, जो उसके बायर्स होते हैं उससे, राइट। जो एमआरपी हमारे पास में आती है उसमें सारे जो टैक्सेस वगैरह हैं ये भी इंक्लूडेड होते हैं। तो एक्चुअल में वो जो टैक्स है वो कौन पे कर रहा है, हम लोग पे कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने डायरेक्टली पे किया, नहीं, हमें तो पता भी नहीं चलता और हम वो टैक्स पे कर देते हैं, राइट, बिकॉज वो ऑलरेडी किस चीज में इंक्लूडेड होती है, जो एमआरपी है उसमें इंक्लूडेड होती है। ऑल राइट, सो आई गेस क्वेश्चन क्लियर हो गया, दैट इज द इनकम अर्नर्स, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर। Dash refers to the effect of a change in price of commodity X on demand of commodity Y, ठीक है। आपको क्या बोला गया है कि commodity X और commodity Y है, और commodity X के प्राइस में अगर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो commodity Y है उसकी डिमांड में चेंज हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन को क्या कहा जाता है, या इस पर्टिकुलर पूरी सिनेरियो को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आर इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, एंड नन ऑफ दीज। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि इनकम की वजह से जो है आपकी कोई भी जो कंजम्पशन है उस पर इफेक्ट होना, ठीक है, आपकी डिमांड पर इफेक्ट होना, वो हो जाएगा इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या होगा, एक कमोडिटी की खुद की प्राइस की वजह से उसकी डिमांड पर कोई इफेक्ट होना, राइट। फिर आता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। अब अगर हम देखें तो वाई के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, किसके प्राइस में चेंजेस है, एक्स के प्राइसेस में। तो ये क्या है, ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट है कि क्योंकि एक्स के प्राइस में चेंज है इसलिए वाई की डिमांड में चेंज है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन सी, ठीक। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में हमें कैसा रिलेशनशिप बताता है, इनवर्स, पॉजिटिव, प्रोपोर्शनल, एंड नन ऑफ दीज, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। वो हमें बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है। अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर प्राइस में इंक्रीज है तो डिमांड कम होगी, प्राइस में अगर डिक्रीज है तो डिमांड बढ़ेगी। तो दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप, अपोजिट रिलेशनशिप, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले पर। Which of the following are false for the policy of green revolution in India? ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड इनमें ये जो हमारे पास में वेरियस चीजें
चीजें गिवन है ये फॉल्स है, ठीक है, हमें ये बताना है। सो इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इट टारगेटेड मोस्ट ऑफ द बैकवर्ड स्टेट्स ऑफ द कंट्री। फॉल्स वाली स्टेटमेंट बतानी होगी, ठीक है। फिर बी वाला ऑप्शन है ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प्ड द पुअर फार्मर्स टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन इन अ ग्रेटर एक्सटेंट। सी वाला ऑप्शन है इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू व्हीट क्रॉप ओनली एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इट टारगेटेड मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स ऑफ द कंट्री। क्या ये चीज सही है? नहीं। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा हमें कहां पर सक्सेसफुल दिखा? जहां पर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज थी, राइट, जहां पर जो है लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीद पा रहे थे। सो दैट मीन्स ये सबसे पहले जो है बैकवर्ड एरियाज में नहीं गया था ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट। सबसे पहले जो ऑलरेडी अच्छे जहां पर जो है अच्छा प्रोड्यूस हो सकता था वहीं पर ही ग्रीन रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला। दैट मीन्स आपकी जो ए स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है। देन अगर मैं बी पर आऊं तो ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प्ड पुअर फार्मर्स टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन इन अ ग्रेटर एक्सटेंट। क्या ये चीज सही है? नहीं, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन ने पुअर फार्मर्स को जो है हेल्प नहीं की, रिच फार्मर्स को हेल्प की, बिकॉज रिच फार्मर्स के पास में जो है मनी था कि वो फर्टिलाइजर्स वगैरह अफोर्ड कर सके, ठीक है, इसमें जो HYV सीड्स थी वो अफोर्ड कर सके और इन्हें जो है प्रॉपरली ग्रो करवाने के लिए प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज अफोर्ड कर सके। ये सारी चीजें जो है पुअर फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो इनिशियली जो है ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने पुअर फार्मर्स को हेल्प नहीं किया था, ठीक है। तो आपकी जो ये वाली स्टेटमेंट है, ये जो ऑप्शन दिया है ये भी क्या है? ये भी फॉल्स है। उसके बाद में इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू व्हीट क्रॉप ओनली, ये जो पर्टिकुलर था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, ये क्या सिर्फ और सिर्फ व्हीट क्रॉप पर रेस्ट्रिक्टेड था? नहीं, ऐसा नहीं था। इनिशियली हम बोलेंगे कि हाँ व्हीट क्रॉप में सबसे ज्यादा हमें ये देखने को मिला, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्हीट क्रॉप में ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं था। तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर आगे चले। वर्किंग कंडीशंस आर बेटर फॉर, वर्किंग कंडीशंस किसके लिए बेटर है? कैजुअल वेज लेबरर, रेगुलर सैलरीड लेबर, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉय। वर्किंग कंडीशंस अच्छी बतानी है आपको, ठीक है। सबसे अच्छी जो है वर्किंग कंडीशंस किसे मिलेगी इनमें से? सो दैट वुड बी फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉय। ऑलराइट, अब यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैम रेगुलर सैलरीड लेबर भी तो हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी तो हो सकता है, राइट। लेकिन देखो यहां पर हमें क्या बताना है? मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बताना है। कैजुअल वेज लेबर तो बिल्कुल नहीं होगा वर्किंग कंडीशंस में। उसके बाद में रेगुलर सैलरीड लेबर अगर है तो वो आपके फॉर्मल सेक्टर में भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों केसेस है। अगर हम देखें तो इनफॉर्मल सेक्टर एंड फॉर्मल सेक्टर, ज्यादा प्रिविलेज्ड सेक्टर कौन सा होता है? फॉर्मल सेक्टर होता है, राइट। अब ऐसा बहुत बार ऐसा भी होता है कि इनफॉर्मल सेक्टर्स में भी रेगुलर सैलरीड वर्कर्स होते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छी वर्किंग कंडीशन किसके पास में? फॉर्मल सेक्टर के पास में। ओके, तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? योर ऑप्शन डी, दैट इज फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम कॉलम ए टू दैट ऑफ कॉलम बी। देखते हैं क्या पेयर गिवन है। एक्सेस डिमांड, अनसोल्ड इन्वेंट्रीज, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी, मॉरल प्रेशर और सुएजन, फिस्कल पॉलिसी, करेक्शन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर, ठीक है। अब देखो कि करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है? एक्सेस डिमांड, अनसोल्ड इन्वेंट्रीज। क्या ये चीज पॉसिबल है कि एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है और इन्वेंट्रीज अनसोल्ड है? नहीं, एक्सेस डिमांड में तो इन्वेंट्रीज की शॉर्टेज होगी, राइट, अनसोल्ड नहीं रहेगी। अगर डेफिशिएंट डिमांड होता तो हम बोलते कि अनसोल्ड इन्वेंट्रीज होगी, लेकिन ऐसे में नहीं होगी। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या है? गलत है। दैट मींस ये वाला जो पेयर है ये गलत है, 1A।
उसके बाद में रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है, राइट। क्या एक्चुअल में फिस्कल पॉलिसी होती है, बिल्कुल। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है, फिस्कल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट जो है वो अपनी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से वेरियस जो चीजें करती है तो वो आपका फिस्कल पॉलिसी में ही आता है, राइट। उसे हम फिस्कल पॉलिसी के नाम से ही जानते हैं। दैट मीन्स 2B जो है ये हमारा करेक्टली मैच्ड पेयर है। देन कम्स मॉरल प्रेशर और सुएजन। मॉरल प्रेशर और सुएजन किसके अंडर आता है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है, क्योंकि ये आरबीआई जो है वो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है, ठीक है। तो आरबीआई जिन भी चीजों को यूज करती है वो किस में आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी में आएगा, फिस्कल पॉलिसी में नहीं आएगा। तो ये भी रॉन्ग मैच्ड पेयर है। देन करेक्शन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। अगर इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करना है तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या करना होगा, कम करना होगा, राइट। अगर गवर्नमेंट और एक्सपेंस करेगी वेलफेयर पर तो ये जो इन्फ्लेशनरी गैप है ये और ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। तो इसलिए आपका जो 4D है ये भी क्या है, ये भी आपका रॉन्ग पेयर है, ठीक है। तो आपका करेक्ट पेयर कौन सा हो गया, 2B वाला, दैट इज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यार ऑप्शन बी, दैट इज 2B। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ आइटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम फॉर कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक है। हमें जो है आइडेंटिफाइड मैच पेयर ही बताने हैं। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड्स राइजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एल शेप्ड कर्व एंड टोटल यूटिलिटी कर्व वाई शेप्ड कर्व। बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बिल्कुल होता है, ये आपका करेक्ट पेयर है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इंडिफरेंस कर्व पर आए तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, दिस इज आर इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। ये अपवर्ड राइजिंग नहीं होता है, तो इसलिए ये भी क्या है, ये भी रॉन्ग है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व की बात की जाए कुछ ऐसा आएगा, ये टी शेप्ड है, बिल्कुल नहीं। टोटल यूटिलिटी कुछ ऐसा आएगा, ये वाई शेप्ड है, नहीं, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका 3 और 4 भी क्या है, रॉन्ग है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1A, दैट इज डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। Then M3 and M4 are known as dash money, broad, narrow, both A and B, none of these. M3 और M4 कौन से मनी कहलाते हैं, दीज आर ब्रॉड मनी, ठीक है। और जब हम नैरो मनी की बात करते हैं तो वो होते हैं M1 एंड M2। M1 जो है वो एकदम मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ जो है मनी होता है और M4 जो है वो लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी होता है, ठीक है। एंड M1 M2 जो है वो बहुत ही इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं आपके जो कैश है, मनी इन हैंड में, ठीक है, कैश इन हैंड में। और वही M3 एंड M4 जो है वो इनसे ज्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये उतने लिक्विड नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन M1 और M2 जो है वो आपके स्मॉल एरियाज पर ही कंस्ट्रेंड है, ठीक है, उसमें जो है कम कंपोनेंट्स आते हैं मनी के। एंड M3 एंड M4 जो है वो ब्रॉड एरियाज में हम लोग देखते हैं कि वो मनी को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज ब्रॉड कंसेप्ट, ओके। Then comes next question, external sector reforms under NEP included। जो external sector reforms थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर, उसमें क्या इंक्लूडेड था, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन क्या है आपका, नन ऑफ दीज। तो एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में आपको बताना है कि क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, क्या ये दोनों ही चीज आपके एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स का पार्ट थी स्टूडेंट्स, बिल्कुल थी, राइट। सो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। अगर कहीं पर भी कुछ भी जो है बहुत ज्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा है या अगर आप चीजें भूल गए हो तो एक बार जाकर जो है अपना रिवीजन कर लेना, उसके लिए वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, वन शॉट रिवीजन्स के भी बने हुए हैं और जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस है वो भी जो है बने हुए हैं, ठीक है। उन्हें जाकर आप देख लेना और एक बार अपने जो सारे कंसेप्ट है वो क्लियर कर लेना, ठीक। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर।
Which of the following industries were exclusively reserved for public sector in Schedule A of IPR 1956? हमें बताना है कौन सी इंडस्ट्रीज हैं इनमें से जो कि शेड्यूल ए ऑफ IPR 1956 में ही जो है इंक्लूडेड थी। ठीक है, ये जो शेड्यूल ए था स्टूडेंट्स, इसमें कौन सी इंडस्ट्रीज पार्ट थी? जो मोस्ट स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज थी, जिनमें प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल भी एंटर करने दिया नहीं जा सकता था, राइट? वो एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर जो है उन्हें रन कर रही थी, ऐसी इंडस्ट्रीज जो है वो शेड्यूल ए में आई थी। अब अगर यहां से हम देखें ऑप्शंस, तो क्या क्या है हमारे पास में? आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, एयरक्राफ्ट, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है अगर आपको नहीं भी पता है तो। अगर मैं बात करूं आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड एटॉमिक एनर्जी की, तो ये क्या थे? ये बहुत ही ज्यादा जो है स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज के अंदर आ गए, राइट? सेफ्टी पर्पस से जो है इन्हें किसके अंडर रखा गया था? पब्लिक सेक्टर के अंडर रखा गया था। तो ए और बी तो आएगा ही आएगा। एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो एयरक्राफ्ट में आप देखोगे कि इनिशियली स्टार्टिंग में जो है गवर्नमेंट सेक्टर ही वर्क कर रहा था, राइट? अब जो है धीरे धीरे उसमें क्या आया? प्राइवेट सेक्टर आया, राइट? कुछ सालों से। तो इनिशियली जो है पब्लिक सेक्टर के अंडर ही जो है एयरक्राफ्ट वगैरह भी थे। दैट मीन्स ये भी जो है ये आपके शेड्यूल ए का ही पार्ट होगी। तो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेम द फाइनेंस मिनिस्टर who took a decision to introduce reforms in India? कौन से फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनके अंडर जो है ये जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे इंडिया में वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, और किन्होंने जो है ये डिसीजन लिया था कि हाँ हम जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आएंगे? फाइनेंस मिनिस्टर बताना है, ठीक है? ऑप्शंस आर पी चिदम्बरम, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड अरुण जेटली। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो हमें जो है यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बताना था, इस चीज को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो कौन से फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर ये हुआ था? अंडर दी गाइडेंस ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Two friends, Kornai and Ritika, were discussing the government budget. दो फ्रेंड्स हैं ये जो है गवर्नमेंट बजट को डिस्कस कर रहे थे। क्या लिखा है ये देखते हैं। Through its budgetary policy, the government of the country directs the allocation of resources in a manner such that there is a balance between the goals of profit maximization and social welfare. The above mentioned statement was given by Kornai. Identify the objective of government budget she was talking about. ठीक है, कौन से पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की गई है इस पर्टिकुलर जो है स्टेटमेंट में, हमें ये बताना है। देख लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। ठीक है, थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री डायरेक्ट्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज in a manner such that there is the balance between the goals of profit maximization and social welfare. All right, options देखो, redistributive activities, B option है आपका activities to secure a reallocation of resources, D है आपका stabilizing activities and D is none of these। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पर्टिकुलर है इनमें से जो यहाँ पर बात की गई। एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, दैट मीन्स फिर से जो है रिसोर्सेज को एलोकेट किया जा रहा है। सो वो कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव होगा? दैट इज योर ऑप्शन बी, एक्टिविटीज टू सिक्योर री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जो रिसोर्सेज एलोकेट हो चुके हैं उन्हें जो है वापस से क्या करना? री एलोकेट करना विद द हेल्प ऑफ बजटरी पॉलिसी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन बी। ठीक, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इन द केस ऑफ एन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज नॉट ट्रू? जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है उसके अंडर ये इनमें से कौन सी चीज है जो कि ट्रू नहीं है? ठीक है, नॉट ट्रू आपको बताना है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। बी ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। सी इज रिसोर्स आर नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड।
और डी है आपका रिसोर्स आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। ठीक है, नॉट ट्रू वाली स्टेटमेंट आपको बतानी होगी। अगर मैं फर्स्ट वाली देखूं, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो देखो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, क्या? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो अगर कम भी है आपके एग्रीगेट सप्लाई से, या हम बोले कि हमारी जो इकोनॉमी है अगर वो अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर वर्क भी कर रही है, तो भी जो है इक्विलिब्रियम लेवल अटेन किया जा सकता है। और इक्विलिब्रियम लेवल अटेन हो रहा है, दैट मींस कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, सो ये जो है ये तो ट्रू स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देन कम्स देयर एग्जिस्ट एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। क्या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी अवेलेबल होगी इकोनॉमी में? बिल्कुल होगी। कैसे हुआ, इसको कैसे हमने समझा? तो देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, एक चीज देखिए कि जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर वर्क करती है तो जितने भी रिसोर्सेज है वो पूरे के पूरे जो है एकदम फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की, तो इसमें जो आपके पूरे रिसोर्सेज है ये यूटिलाइज नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड जो है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो वो प्लान्ड से कम होती है। ठीक है, तो जब एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो गया है, तो ऑलरेडी जो है प्रोडक्शन ज्यादा था, अब प्रोडक्शन को थोड़ा कम किया जाएगा। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू द डिमांड लेवल्स चलना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन को कम किया जाएगा। और जब आप प्रोडक्शन कम कर रहे हो, दैट क्लियरली मींस कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें आप यूज नहीं कर रहे हो एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर वो पूरे के पूरे यूज हो रहे थे तो आप फुल एम्प्लॉयमेंट पर वर्क कर रहे थे। अब आप उतने यूज नहीं कर रहे हो, तो वो जो रिसोर्सेज हैं जिन्हें आप एट प्रेजेंटली यूज नहीं कर रहे हो, वो एक्सेस कैपेसिटी बता रहा है कि इतना, जैसे कि मान लो अभी जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट में हम 30 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट में हम 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन और हो सकता है। दैट मींस अभी इकोनॉमी के पास में एक्सेस कैपेसिटी है, अगर इकोनॉमी चाहे तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। ऑल राइट, सो दैट मीन्स कि आपका बी वाला ऑप्शन जो है ये भी ट्रू ऑप्शन है, तो हमें नॉट ट्रू बताना है, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर सी अगर हम देखें, रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, जो रिसोर्सेज हैं वो फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड नहीं होते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों हमने बताया? क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, हमने देखा कि जो रिसोर्सेज हैं यहां पर अगर देखा जाए तो जो रिसोर्सेज हैं वो अभी आइडियल रखे हुए हैं, उन्हें यूज ही नहीं किया जा रहा है। राइट, अगर हम फुली और एफिशिएंटली की बात कर रहे हैं, सो दैट क्लियरली मींस कि आपके जितने भी रिसोर्स हैं वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो रहे हैं और बिल्कुल उनके बेस्ट वे में यूटिलाइज हो रहे हैं। लेकिन अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है तो ऐसी कंडीशन में आपके जो रिसोर्सेज है वो कंप्लीटली यूज में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, दैट मींस कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू स्टेटमेंट है रिगार्डिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, सो अकॉर्डिंगली ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। फिर अगर डी ऑप्शन देखें तो रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, जस्ट सी का अपोजिट हो गया है। ठीक है, डी में क्या बोला जा रहा है कि जो सारे रिसोर्सेज है वो फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड किए जाते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि हमें पता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन में जो रिसोर्सेज हैं वो कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं किए जाते हैं। तो इसलिए आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ठीक है, सो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following influence price elasticity of demand? इनमें से क्या है जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है? ऑप्शंस आर नेचर ऑफ द कमोडिटी, इनकम लेवल, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड ऑल ऑफ दीज। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है कि विद चेंज इन प्राइस देयर इज चेंज इन दी डिमांड। ठीक है, अब अगर मैं पहली बात बोलूं नेचर ऑफ द कमोडिटी, अगर मान लो एसेंशियल कमोडिटी होगी तो अगर प्राइस चेंज भी होगा तो उसकी वजह से डिमांड चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, बिकॉज दैट इज एसेंशियल कमोडिटी, दैट इज द नेसेसिटी। ठीक है, तो उसकी डिमांड में कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वही मैं बात करूंगी कोई लग्जरी है, ठीक है, कोई लग्जरी है, तो ऐसे केस में अगर प्राइसेस चेंज होते हैं तो उसकी वजह से डिमांड भी चेंज हो जाएगी। ठीक, सो दैट मींस नेचर ऑफ द कमोडिटी जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करती है। देन कम्स इनकम लेवल, अगर इनकम लेवल आपका कम है,
अगर इनकम लेवल हमारा कम है तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, या हम बोलें कि जो प्राइस है सॉरी, उसके चेंज की वजह से डिमांड में हम चेंज देखेंगे। लेकिन अगर इनकम हमारी ज्यादा होगी तो विथ चेंज इन प्राइस बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, किसमें, डिमांड में। तो जो इनकम लेवल है ये भी जो है अफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है इलास्टिसिटी को। देन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, अगर कोई भी एक कमोडिटी है उसके अगर बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो विद अ स्लाइट चेंज इन प्राइस उसकी डिमांड में हमें बहुत चेंज दिखेगा। लेकिन अगर वही देखें कि कोई एक कमोडिटी है जिसके सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो अगर प्राइस में चेंज होगा तो उसकी वजह से डिमांड चेंज बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ये भी क्या है, ये भी आपका इन्फ्लुएंस करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Which of the following may be adopted to raise the rate of human capital formation? इनमें से क्या है जो कि अडॉप्ट किया जा सकता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रेट को इंक्रीज करने के लिए, रेज करने के लिए, ठीक है। ऑप्शंस आर रिड्यूसिंग द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बी है आपका प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, सी है आपका प्रॉपर एजुकेशनल प्लानिंग, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। अब देखो बहुत ही सिंपल आंसर होगा इसका, दैट वुड बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। बिकॉज अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी तो जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा लोगों के लिए जो है अच्छे से अवेलेबल हो जाएंगे। अगर प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग होगी तो अकॉर्डिंगली प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, जो स्किल्स की जरूरत है वो स्किल्स इनबिल्ट की जाएगी, जिस चीज की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई की जाएगी, ठीक है। तो ये जो है सब कुछ अगर प्रॉपर मैनर में चलेगा तो गुड ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन भी हो पाएगा, ठीक है। अगर पहले से ही समझ में आ जाए कि किस चीज की डिमांड आएगी तो उसके अकॉर्डिंग जो है लोगों में स्किल्स इनबिल्ड करना, उन्हें ट्रेन करना, ये सारी चीजें की जाएगी। अगर प्रॉपर एजुकेशनल प्लानिंग होगी तो अकॉर्डिंगली एजुकेशन तो हमें पता ही है कि एक मेन जो है कंपोनेंट होता है किसका, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, ठीक है। तो ये चीज भी जो है ह्यूमन कैपिटल का जो रेट है उसे इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Read the following statement carefully and choose the correct alternatives given below. देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 गिवन है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग। और स्टेटमेंट 2 गिवन है आप लोगों के पास में, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। अब अल्टरनेटिव्स क्या है, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ठीक है। अब देखते हैं क्या चीज है। अगर मैं स्टेटमेंट 1 को देखूं तो फिस्कल डेफिसिट की जो है यहाँ पर क्या गिवन है, हमारे पास में फॉर्मूला गिवन है, दैट इज टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसीट, ठीक है, नेट ऑफ बोरोइंग। क्या ऐसे ही हम अपने फिस्कल डेफिसिट को निकालते हैं? बिल्कुल। सो दैट मींस स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू है। वही स्टेटमेंट 2 को अगर देखूं तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं? हम माइनस करते हैं, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है, यहाँ पर प्लस लिखा है, इसलिए आपकी स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग बनती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। अप्रॉक्स 70% ऑफ हॉस्पिटल्स रनिंग इन इंडिया बिलोंग्स टू पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, बोथ ए एंड बी। 70% अप्रॉक्स 70% जो हॉस्पिटल्स है इंडिया में वो कौन ऑपरेट करता है, कौन सा सेक्टर ऑपरेट करता है, दैट इज प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। गलती से पब्लिक मत लिख देना, प्राइवेट सेक्टर होता है। ऑल राइट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, योर ऑप्शन ए, दैट इज प्राइवेट सेक्टर, ठीक। फिर चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन द डैश साइड ऑफ द करेंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, पेमेंट कर रहे हैं। जब हम पेमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास से अगर मनी जाता है तो उसे डेबिट किया जाता है या क्रेडिट किया जाता है, उसे
डेबिट किया जाता है, राइट। इफ यू आर डूइंग पेमेंट तो वो डेबिट होगा, अगर आपके पास में मनी आ रहा है तो आप उसे क्रेडिट करते हो, ठीक है। सो यहाँ पर कौन सा साइड आएगा, यहाँ पर आएगा डेबिट साइड। ऑल राइट, ऑप्शंस क्या है, डेबिट क्रेडिट बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज डेबिट, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, Why farmers need rural credit? फार्मर्स को रूरल क्रेडिट की क्या जरूरत है, फार्मर्स को क्रेडिट की जरूरत क्यों है, ठीक है। बेसिकली हमें इसका आंसर देना है। ऑप्शंस है आपके पास में, to purchase seeds, fertilizers, pesticides and insecticides. B option is to purchase tractors, tubewell and animals. C option is to repay previous loans and D option is all of the above. अब क्रेडिट की जरूरत क्यों होती है, क्या फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को खरीदने के लिए क्रेडिट चाहिए? बिल्कुल चाहिए। देखो एक फार्मर जो है वो हर टाइम जब ये सारी चीजें खरीदता है तो जरूरी नहीं है कि वो पेमेंट कर पाए, क्योंकि क्या होता है कि अभी जैसे कि एक जो है एक पर्टिकुलर क्रॉप को सो किया गया, उसको हार्वेस्ट किया गया, ठीक है। अब एक टाइम ड्यूरेशन ले लीजिए 4 मंथ्स का, ठीक। अब वो जो हार्वेस्ट किया मनी आया, ठीक, 4 महीने में जो एक बार मनी आया, उसके बाद में उस मनी को आगे भी चलाना होगा उन्हें, क्योंकि बीच में जो है टाइम पीरियड ऐसा भी छोड़ते हैं जिसमें कि लैंड को थोड़े टाइम के लिए जो है खाली रखा जाता है, वहां पर कोई भी जो है सोइंग नहीं की जाती है, ठीक है, ताकि जो लैंड है वो उसकी जो प्रोस्पेरिटी है वापस गेन कर सके। तो वो जो टाइम पीरियड जब तक कुछ सो नहीं किया गया उसमें भी उस इनकम को चलाना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टाइम पीरियड, दैट मीन्स जो नेक्स्ट सोइंग पीरियड आता है, उसके बाद में हार्वेस्टिंग पीरियड आएगा, तो जब हार्वेस्ट होगा, क्रॉप सेल होगा, तब मनी आएगा, तो पूरा वहां तक चलाना होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स एक बार मनी आता है उसे जो है समथिंग, अगर हम मिनिमम में बात करें तो 4 to 5 मंथ्स जो है उस पर्टिकुलर मनी को उन्हें जो है यूज करना होता है, राइट। तो ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि हर बार जब ये चीजें खरीदी जाएंगी तब जो फार्मर है उनके पास में मनी हो ही हो, तो जो है क्रेडिट की जरूरत पड़ती है इन्हें खरीदने के लिए कि इन फ्यूचर जो है वो उसका जो पेमेंट है वो कर दिया जाएगा। उसके बाद में ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स, एनिमल, इन सबको खरीदने के लिए भी जो है क्रेडिट की जरूरत होगी। देन कम्स रीपे प्रीवियस लोन, कई बार डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट होते जाते हैं तो प्रीवियस लोन को रीपे करने के लिए न्यू लोन की जरूरत हो जाती है, ठीक है। सो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आई गेस अच्छे से क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। The value of multiplier is, options are 1 divided by MPC, 1 divided by MPS, 1 divided by 1 minus MPS and 1 divided by MPC minus 1। बहुत ही सिंपल यहाँ से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा कि मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय MPS, ठीक है। या फिर इसके अलावा दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, ठीक है। या फिर इसके भी अलावा अगर हमें मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला चाहिए तो वो क्या होता है, चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन I। ऑल राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, योर ऑप्शन बी, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय MPS, ठीक। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, MSP मीन्स, MSP का मतलब क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर्स, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर्स, मिनिमम प्राइस ऑफ द क्रॉप इन द रिटेल मार्केट एंड मैक्सिमम प्राइस फॉर द फार्म इनपुट्स। MSP का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। मिनिमम प्राइस जो कि एक फार्मर को अश्योर्ड बोला जाता है कि हाँ इतना जो प्राइस है आपको आपके प्रोड्यूस का मिल ही जाएगा, ठीक है, वो होता है मिनिमम प्राइस। मैक्सिमम प्राइस नहीं बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मिनिमम प्राइस बोला जा रहा है, ओके। ये फार्मर्स के जो है बेनिफिट में ये चीज की जाती है ताकि कोई भी जो प्राइवेट जो है परचेजर है अगर, तो वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके, ठीक है। अगर वो कम रेट पर कोई भी चीजें खरीद रहा है तो फार्मर जो है अपने जो भी क्रॉप्स उन्हें बेचने से, उन्हें सेल आउट करने से मना कर सकते हैं एंड डायरेक्टली वो ये गवर्नमेंट को सेल आउट कर सकते हैं जहां पर उन्हें ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। तो दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द फार्मर्स, ऑल राइट।
फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। आपका इसमें तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, डैश इज द इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ सब्सिस्टेंस बिलीव्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। ऑप्शंस आर ब्रिटलैंड कमीशन, आर कॉमन फ्यूचर, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कमीशन फॉर ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, सो बेसिकली हमें बताना है कि कौन सा पर्टिकुलर इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि डिजाइन किया गया था मेनली किसके लिए, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए। बहुत ही क्लियर और सिंपल आंसर है, हम लोगों ने इसे पढ़ा भी है और आप लोगों को जो है ये याद भी रखना ही होगा। दैट इज व्हाट, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन सी। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इन केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम AS is less than AD, there is excess capacity in the economy, resources are not fully utilized and D is both B and C। ठीक है, देखो क्या लिखा गया है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो एक चीज बहुत ही क्लियर है हमें कि जब इक्विलिब्रियम लिखा गया है सो दैट क्लियरली मीन्स कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर AS इज इक्वल्स टू AD होने वाला है। ठीक है, ये लेस देन और मोर देन वाली चीज ही नहीं आएगी क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल है। ठीक, सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए क्या है, गलत है। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है अगर, तो इकोनॉमी में जो है एक्सेस कैपेसिटी होती है। क्या ये चीज करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने जो एक क्वेश्चन में से समझा था कि अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन होती है तो इकोनॉमी में जो है एक्सेस कैपेसिटी रहती है। ठीक है, देन सी ऑप्शन है, रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड। जो रिसोर्सेज है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं होते हैं या फुल्ली जो है यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं। इज दिस ट्रू, बिल्कुल ट्रू, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में जो कि यूज में ही नहीं आते हैं फॉर प्रोडक्शन, राइट। वो आइडियल रखे रहते हैं और जब वो आइडियल रखे हैं दैट मीन्स उनका जो है फुल यूसेज नहीं हो रहा है और सारे जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। तो ये भी आपकी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। दैट क्लियरली मीन्स कि आपका सही आंसर कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन होने वाला है, योर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। ठीक, आई गेस क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर किस चीज से कंफ्यूज हो सकते थे आप, इससे, दैट इज AS इज लेस देन AD। अब वैसे तो ये जो रिलेशनशिप गिवन है ये एक्सेस डिमांड का गिवन है एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट में एक्सेस डिमांड होती ही नहीं है, बट येट अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है आपको कंफ्यूजन हो सकता था। बट ये याद रखना कि जब इक्विलिब्रियम बोल दिया है तो AD इज इक्वल्स टू AS होना इज कंपल्सन। ठीक है, तो इसलिए ऐसी कोई भी चीज जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपका नहीं बन सकता है। ऑल राइट, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच्ड पेयर फ्रॉम कॉलम ए टू कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्या गिवन है कॉलम ए और कॉलम बी में, ये देखते हैं। यहाँ पर आपके पास में कुछ स्कीम्स गिवन है इन कॉलम ए एंड कॉलम बी में देखें तो उनका थोड़ा एक्सप्लेनेशन गिवन है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सी स्कीम को करेक्टली एक्सप्लेन किया जा रहा है इन कॉलम बी। अगर हम ए वाला देखें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसके कॉलम बी में लिखा हुआ है डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंडीशंस। देन अगर मैं सेकेंड वाला देखूं, पोषण अभियान, दैट इज मिड डे मील प्रोग्राम, तो इसमें लिखा है हमारे पास में गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अनस्किल्ड वर्कर्स। थर्ड वाला है आपका नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, हेल्पिंग स्पेसिफिक ग्रुप एल्डरली पीपल बाय गिविंग देम पेंशंस। एंड डी है आपका वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, इंप्रूविंग फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पुअर। अब बहुत ही क्लियरली जो है आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। देखो फर्स्ट ए वाला देखें हम लोग, 1A, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट क्या होता है, ये वाला जो बी में लिखा हुआ है आपके पास में, राइट, कि गारंटी जो है वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है टू रूरल अनस्किल्ड वर्कर। दैट मींस आपका 1A भी गलत हो गया, 2B भी गलत हो गया। क्लियर हो गया इस चीज से हम लोग यहाँ पर जो है क्लियरली समझ में आ गया। अब अगर मैं 2 वाला फिर भी एक बार देखूं तो क्या लिखा है, पोषण अभियान, दैट इज मिड डे मील प्रोग्राम। ये मिड डे मील प्रोग्राम बेसिकली क्या था कि एक टाइम का जो है मील दिया जाता था बच्चों को। ठीक है, तो दैट इज द मिड डे मील। तो वो बेसिकली क्या है, जो
फूड और न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसे मेंटेन करके रखता था, ये चीज नहीं होती है। वहीं अगर मैं फोर्थ वाला देखूं, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, तो ये कहीं ना कहीं हम लिंक कर सकते हैं इससे कि हाँ ये चीज जो है उसमें आ सकती है, दैट इज डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंडीशंस। अब वो तो यहाँ पर लिखा गया है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। बचा है आपके पास में 3C, दैट इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम में क्या था, बेसिकली वही जो एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा गया है, जो कि लिखा है क्या है, हेल्पिंग स्पेसिफिक ग्रुप एल्डरली पीपल। ठीक है, यहाँ पर जो है जो आपका नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम था, बेसिकली ये एल्डरली पीपल पर फोकस था, वो उन्हें जो है असिस्ट करता था रिगार्डिंग वेरियस जो है पेंशंस दे दिया और ऐसे ही जो है कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। सो जो आपका 3C है ये आपका क्या है, ये आपका करेक्टली मैच्ड पेयर है। सो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज 3C। ठीक, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Which of the following is an option of employment outside agriculture? इनमें से क्या है जो कि एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन है आउटसाइड एग्रीकल्चर? ऑप्शंस आर एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, ऑल ऑफ दीज। क्या ये सारे ही जो है ये आपके अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर जो है आपके ऑप्शंस बनते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट? बिल्कुल बनते हैं, राइट। हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज हो गया, ये सारे ही जो है ये आपके नॉन फार्म जो है एम्प्लॉयमेंट एरियाज या नॉन फार्म एरियाज हम इन्हें बोल सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Which of the following is an example of complementary goods? आपको complementary goods का example बताना है। Options are tea and coffee, coke and Pepsi, rice and wheat, none of these. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो कि साथ में यूज किए जाते हैं। ठीक है, उन्हें जो है अलग अलग नहीं, हम साथ में यूज करते हैं तब वो जाकर हमारी कोई एक जो वांट है वो फुलफिल होती है। ओके, तो ऐसे गुड्स हमें देखने। टी एंड कॉफी, क्या ये साथ में यूज करते हैं? नहीं, ये तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर टी नहीं मिली तो कॉफी से काम चल जाएगा, कॉफी नहीं मिली तो टी से काम चल जाएगा, राइट। सो दैट मींस वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बोलती शुगर एंड टी पाउडर जो होता है, तो वो दोनों होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री की, दोनों को हम साथ में यूज करेंगे तब वो टी बन पाएगा। ठीक है, तो आपका जो ए वाला है ये आपका एग्जाम्पल नहीं है ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बी वाला ऑप्शन है आपका कोक एंड पेप्सी। अगेन अगर हम लोग देखें तो कोक एंड पेप्सी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कोक की जगह पर आप पेप्सी यूज कर सकते हो, पेप्सी की जगह पर आप कोक यूज कर सकते हो, राइट। सो कोक एंड पेप्सी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं होते हैं। फिर राइस और व्हीट, राइस और व्हीट क्या है, ये भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं है, राइट। कौन से गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर यहाँ पर लिखा होता राइस एंड दाल तो हम बोल सकते थे कि हाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों को हम साथ में यूज कर कर जो है कंज्यूम करते हैं। लेकिन राइस एंड व्हीट ये क्या है, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, राइट, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। सो दैट मींस ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो अल्टीमेटली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एक एग्जाम्पल हम देना चाहें तो क्या हो जाएगा, कार एंड पेट्रोल। ऑलराइट, ये साथ में यूज किए जाते हैं, ये अलग अलग यूज नहीं होंगे। अगर कार में आप पेट्रोल यूज नहीं करोगे तो कार चलेगी नहीं, राइट। सो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है कि ये साथ में जब यूज होंगे तो आपके कोई वांट को जो है फुलफिल करेंगे। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। असर्शन गिवन है द सीमेंट परचेज्ड बाय द कंस्ट्रक्टर इज कंसिडर्ड एन इंटरमीडिएट गुड एंड रीजन में लिखा है द सीमेंट इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग टू बी सोल्ड टू द कस्टमर्स। बहुत ही क्लियर चीज है, क्या बोला गया, सीमेंट। ठीक है, अब हमें पता है किसी भी गुड को इंटरमीडिएट गुड या फिर फाइनल गुड बोलने के लिए क्या नेसेसरी है कि उसका एंड यूज क्या है। तो ये जो सीमेंट है ये परचेज की गई है बाय कंस्ट्रक्टर, किस चीज के लिए, जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इसलिए कंस्ट्रक्टर ने जो है सीमेंट खरीदी, तो ये उसके लिए जो है इंटरमीडिएट गुड है। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है, राइट। जो भी पर्टिकुलर चीज कंस्ट्रक्ट हो रही है, लेट्स से हाउस कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो एंड प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो हाउस होगा, उसमें यूज की गई सारी चीजें क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड होगा, राइट। तो जो कंस्ट्रक्टर ने सीमेंट को जो परचेज किया है तो ये क्या हो गया, ये इंटरमीडिएट गुड हो गया है। ये स्टेटमेंट या हम बोले ये जो असर्शन है ये बिल्कुल
ट्रू गिवन है। वहीं अगर हम रीजन देखें तो रीजन में क्या है, द सीमेंट इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग टू बी सोल्ड टू द कंज्यूमर। क्या बोला जा रहा है, रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है आपके असर्शन को कि हमने इंटरमीडिएट गुड क्यों बोला है इसको सीमेंट को, तो उसके लिए यहाँ पर रीजन दिया है कि जो सीमेंट है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग के लिए यूज किया जा रहा है, और ये जो बिल्डिंग है ये सेल की जाएगी टू द कंज्यूमर। तो आपकी फाइनल गुड कौन सी है, कंस्ट्रक्टर की जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, वो है बिल्डिंग, ठीक है। सो दैट मीन सीमेंट जो है वो इंटरमीडिएट गुड है। रीजन भी क्या हो जाता है, रीजन भी आपका ट्रू हो जाता है, और इससे हमें क्लियरली समझ भी आ गया कि जो रीजन है वो असर्शन को एकदम जो है करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इनमें से, दैट वुड बी योर ऑप्शन ए, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, ठीक है। आई गेस क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर है। फिर चले नेक्स्ट वाले पर, फिर से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या गिवन है। असर्शन गिवन है जीडीपी इज द करेक्ट मेजर ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। रीजन में दिया है मेनी एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी आर नॉट इवेल्युएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अब अगर मैं असर्शन देखूं तो बोला गया है कि जीडीपी जो है वो करेक्ट मेजर है ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्या ये बात सही है? नॉट नेसेसरली। हमने पढ़ा है कि जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर के जो वेरियस लिमिटेशंस है वो हम लोगों ने पढ़े हैं, राइट। सो दैट क्लियरली मीन्स कि जो जीडीपी है वो एक जरूरी नहीं है कि करेक्ट मेजर हो किसका, वेलफेयर ऑफ द पीपल का, ठीक है। इंप्रूविंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल जरूरी नहीं है। विद इंक्रीज इन जीडीपी देयर आर पॉसिबिलिटीज कि जो वेलफेयर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो दैट मीन्स आपका असर्शन क्या है, फॉल्स है। अगर मैं रीजन देखूं तो रीजन में लिखा है कि बहुत सारी एक्टिविटीज हैं इकोनॉमी में जो कि जीडीपी में इंक्लूड नहीं की जाती है, और क्यों नहीं की जाती है, बिकॉज द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। क्या ये चीज सही है? ये बिल्कुल सही है कि बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि जीडीपी का पार्ट नहीं होती है, राइट। तो आपका असर्शन जो है वो है फॉल्स, आपका रीजन है ट्रू। सो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक। आई गेस क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। The government uses dash as proxy for income of households to identify the poor. Options are monthly per capita expenditure, monetary per capita expenditure, minimum per capita expenditure and D is none of the above. जो गवर्नमेंट है वो किस चीज को यूज करती है, प्रॉक्सी फॉर इनकम ऑफ द हाउसहोल्ड्स टू आइडेंटिफाई द पुअर, ठीक है। मतलब कि पुअर की या फिर हम बोलेंगे किसी की भी जो है इनकम को फाइंड आउट करने के लिए गवर्नमेंट क्या इनमें से यूज करती है और आइडेंटिफाई करती है कि वो पुअर है। अब एक्सपेंडिचर हमें समझ में आ गया। देखो किसी भी पर्सन की इनकम को फाइंड आउट करने के लिए उसका अगर एक्सपेंडिचर पता चल जाए तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एक पर्सन जो है वो अपने इनकम लेवल के अंडर ही जो है एक्सपेंसेस इनकर करता है, राइट। सो इफ अगर एक्सपेंडिचर हमें पता है तो उससे इनकम का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके आसपास कुछ इनकम होगी, ठीक है। सो दैट मींस कि इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मंथली पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर देखती है गवर्नमेंट, मॉनेटरी पर कैपिटा एक्सपेंडिचर देखती है या मिनिमम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर देखती है। बहुत ही क्लियर आंसर होगा, दैट इज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, योर ऑप्शन ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। M4 is equals to dash plus total deposits with post office saving organizations excluding national saving certificate. Fill up the blank with correct alternative. क्या ऑप्शंस है आपके पास में, M1, M2, M3 and none of these। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। M4 जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, M4 में हम किसे, ये जो है हमारा टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इसमें हम क्या ऐड करते हैं तो हमें M4 मिलता है, दैट इज M3।
M3, ठीक है, ये याद रखना, M3 को ऐड करते हैं। जब आप M3 निकालते हो तो आप M1 में एडिशन करते हो, M2 निकालते हो तब भी M1 में एडिशन करते हो, लेकिन जब आप M4 फाइंड आउट करते हो तो आप M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशंस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर आते हैं, through which of the following system did China achieved equitable distribution of food grains? इनमें से कौन सा सिस्टम है जिसकी हेल्प से चाइना जो है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स तक पहुंची थी या उस पर्टिकुलर जो है सिनेरियो पर पहुंची? ऑप्शंस आर कम्यून सिस्टम, मार्केट मैकेनिज्म, इकोनॉमिक प्लानिंग, देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो या तो इन तीनों में से कोई एक सिस्टम है या फिर आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज कि अभी भी जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स है चाइना में, ठीक है। तो अब इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट वुड बी योर ऑप्शन है कम्यून सिस्टम। कम्यून सिस्टम की हेल्प से जो चाइना है उसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स जो है वो लाया गया था, अटेन किया गया था, ठीक है। कम्यून सिस्टम में बेसिकली क्या हुआ था? कम्यून सिस्टम में जो चाइना की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने वेरियस लोगों को जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थे उन्हें जो है एक एरिया ऑफ लैंड दिया और बोला कि आप लोग कलेक्टिवली, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल जो है इस पर क्या करो, इस पर जो है इरिगेशन कीजिए, एग्रीकल्चर कीजिए, फूड ग्रेन्स को सो कीजिए और जो भी आपका आउटपुट आता है वो आप खुद रखिए, उससे जो मनी अर्न कर रहे हैं आप खुद रखिए, कुछ एक जो है कुछ स्पेसिफाइड टैक्सेस थे वो आप पे कर दो और बाकी का अमाउंट आप खुद रखो, ठीक है। तो कम्यून सिस्टम में बेसिकली एक प्लॉट ऑफ लैंड को कलेक्टिवली जो है लोगों को दिया गया है कि आप लोग कलेक्टिवली इस पर क्या करो, इस पर जो है काम करो। ऑल राइट, then comes next question, white revolution is associated with, white revolution किससे associated है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, डेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। क्या आएगा व्हाइट रेवोल्यूशन? विथ डेयरिंग, राइट। जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उनसे रिलेटेड जो है व्हाइट रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। जो मिल्क प्रोड्यूस है उनसे रिलेटेड जो है जो रेवोल्यूशन आया था उसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया था, ठीक है। फिर आता है which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शंस देखते हैं। ए है आपका autonomous investment refers to investment which is dependent on the level of income in the economy. सॉरी नॉट इनकरेक्ट, आई एम सो सॉरी, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बतानी होगी। Autonomous investment refers to investment which is dependent on the level of consumption in the economy. C है आपका autonomous investment refers to investment which is independent of the level of income in the economy. And D option है आपका autonomous investment refers to investment which is dependent on the level of demand in the economy, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर आपके पास में चार ऑप्शन में से सब में जो है autonomous investment से रिलेटेड लिखा गया है, लेकिन आपको बताना है कि करेक्टली कौन सा पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है या जो है समझा रहा है हमें, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉफिट लेवल से ड्रिवन नहीं होता है, जो कि इनकम लेवल से ड्रिवन नहीं होता है। इनकम चाहे कितनी भी हो, जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द लेवल ऑफ इनकम और इन द इकोनॉमी, राइट। सो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन सी, जो कि आपको बोल रहा है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट which is independent of the level of income in the economy, ठीक। फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। द डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स इज, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है? लेबर फोर्स में कौन आता है स्टूडेंट्स? लेबर फोर्स में वो सारे लोग आते हैं जो कि एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली वर्किंग प्लस those who are seeking to work, ठीक है, those who are seeking to work, that means वो लोग आएंगे जो कि एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं और वो लोग जो कि वर्क ढूंढ रहे हैं, जो कि वर्क करना चाहते हैं, ये आपके लेबर फोर्स में आता है। और वर्क फोर्स में क्या आता है? वर्क फोर्स में आता है ओनली दोज
who are actually working, ठीक है। इसमें जो है जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, जिनके पास में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई ना कोई वर्क है, वो लोग आते हैं आपके वर्क फोर्स में। अब वर्क फोर्स और लेबर फोर्स के बीच का डिफरेंस क्या है? ये वाला सेक्शन दैट इज पीपल हु आर सीकिंग फॉर वर्क, ठीक है। ये जो है ये आपके ये इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये किस टर्म से जाने जाते हैं? टोटल एम्प्लॉयड लेबर, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड लेबर, अनएम्प्लॉयड लेबर एंड सीजनल अनएम्प्लॉयड लेबर। दिस इज अनएम्प्लॉयड लेबर, ठीक है। ये लोग जो कि वर्क ढूंढ रहे हैं, दोज who are available for work at the existing wage rate but are not getting work, उन्हें हम unemployed कहते हैं। और जो लोग वर्क ढूंढ रहे हैं, that is seeking for work, ये लोग रेडी हैं वर्क करने के लिए, ये लोग जो है existing wage rates पर वर्क करने के लिए रेडी है, लेकिन इन्हें वर्क नहीं मिलता है। तो that means लेबर फोर्स और वर्क फोर्स के बीच का डिफरेंस क्या है? ये वो है आपका अनएम्प्लॉयड लेबर। तो आपका जो ऑप्शन सी है ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई गेस क्वेश्चन जो है अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Which of the following is not the component of balance of payment? इनमें से क्या है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट नहीं है? करेंट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट। देखो बहुत ही सिंपल सा आंसर है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने क्या कभी देखा कि हमने क्रेडिट अकाउंट नाम की कोई चीज पढ़ी अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में? नहीं पढ़ी है। हम क्रेडिट साइड डेबिट साइड बात करते हैं, लेकिन क्रेडिट अकाउंट डेबिट अकाउंट कुछ नहीं होता ना। सो दैट मीन्स ये जो है ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट नहीं है। सो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन भी क्या होगा? यही होगा, दैट इज योर ऑप्शन बी, क्रेडिट अकाउंट, ठीक। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर। Which of the following is not a formal sector employer in India? इनमें से क्या है जो कि फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयर नहीं है इंडिया में? डिफेंस, दिस इज सोलली जो है किसके अंडर है? गवर्नमेंट के अंदर है। गवर्नमेंट के जो भी चीजें हैं वो फॉर्मल सेक्टर में आती है। सो ये फॉर्मल सेक्टर का पार्ट है, नॉट अ फॉर्मल सेक्टर हमें बताना है, तो अकॉर्डिंगली गलत ऑप्शन। फिर उसके बाद में बैंक्स, बैंक्स क्या है? फॉर्मल है इनफॉर्मल है? देखो सिंपल सी चीज समझो, जो प्राइवेट बैंक्स है उन पर ध्यान दो, वहां पर 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है। वी नो कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें कि 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर में आता है, ठीक है। सो बैंक भी किस में आएगा? बैंक भी आएगा आपका फॉर्मल सेक्टर में। इसके अलावा जो बैंक्स हैं वो सारे जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को, राइट। दैट मीन्स बैंक्स जो है वो एक काइंड ऑफ आप क्या बोलोगे कि जो है फॉर्मल सेक्टर में ही आएंगे। उसके बाद में आता है कॉल सेंटर्स एंड डी इज रेलवेज। रेलवेज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ओन्ड है तो फॉर्मल सेक्टर का ही पार्ट होगी। दैट मीन्स नॉट अ फॉर्मल सेक्टर नहीं होने वाली है। कॉल सेंटर्स, अब देखो कॉल सेंटर्स में आप बोल दो कि मैम यहाँ पर भी तो ऐसा हो सकता है कि 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो जो कॉल सेंटर्स हैं उनमें ये भी हो सकता है कि कुछ जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वर्क मिल रहा हो, उसके बाद में आपको जो है परमानेंसी नहीं हो वहां पे वर्क की। देयर आर पॉसिबिलिटीज ना। सो दैट मीन्स कि इनफॉर्मल सेक्टर हम किसे कहेंगे? इन चारों में से। तो इन चारों में से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है फॉर द इनफॉर्मल सेक्टर वो क्या होगा? योर ऑप्शन सी, दैट इज कॉल सेंटर्स, ठीक है। सो नॉट अ फॉर्मल सेक्टर में क्या आ गया आपका? ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज कॉल सेंटर्स, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट पर। एक्टिव फैक्टर इन प्रोडक्शन इज फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। जो एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? ह्यूमन कैपिटल, राइट। हम लोग क्या है? हम एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एंड पैसिव क्या होते हैं? सारे जो नॉन लिविंग थिंग्स है, दे आर पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा करेक्ट आंसर? योर ऑप्शन बी, ह्यूमन कैपिटल। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। If reserve ratio is 10% and primary deposit is 1250 crores, the total deposit created by commercial bank will be। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉपर हमारे पास में इसका जो है फॉर्मूला होता है कि अगर आपको टोटल क्रेडिट क्रिएशन देखना है कमर्शियल बैंक का तो वो कितना होगा? डिपॉजिट्स को उन्होंने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, अगर वो फाइंड आउट करना है तो हम कैसे निकालेंगे? देखो एकदम सिंपल सा आंसर क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय LRR मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल, या फिर इसे हम बोल दे
प्राइमरी डिपॉजिट्स, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट, कुछ भी आप टर्म बोल सकते हो। अब LRR दैट इज जो रिजर्व रेशियो आपके पास में गिवन है, इसको हम LRR ही मान लेते हैं, क्योंकि LRR है या CRR है या SLR है, वो क्या है, वो डिफाइंड है नहीं, तो हमने इन टोटल मान लिया कि लीगल रिजर्व रेशियो है। इसको कितना लिखना है, हमें 10% लिखना है। 10%, इसका मतलब इसका अगर मुझे परसेंट हटाना है तो मैं ऊपर कर दूं 100 अपने न्यूमरेटर में, तो ये 100 डिवाइडेड बाय 10 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय जो इनिशियल डिपॉजिट है कितना है 1250 का, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 1250, इसको अब सॉल्व कर दीजिए, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 10 इंटू 1250 कितना हो जाएगा 12,500। तो जो डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक है वो कितना आ जाएगा 12,500 करोड़ का। ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या है, 10,500, 13,500 करोड़, 10,500 करोड़, 12,500 करोड़ एंड 11,500 करोड़। एकदम सिंपल आंसर हो जाएगा, दैट वुड बी योर ऑप्शन सी 12,500 करोड़। ठीक है, प्रॉपर आपका जो ये फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना है और आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। देन कम्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में जो पॉवर्टी है उसका मेन रीजन क्या है। ऑप्शंस, लैक ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, बी है आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सी है आपका लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग ऑफ इनकम फैसिलिटीज एंड डी इज मनी इन्फ्लेशन। जो एक मेन रीजन है इन मेन रीजन ऑफ पॉवर्टी है किसमें, अर्बन इंडिया में या अर्बन एरियाज में, उसके पीछे का रीजन क्या है। इनमें से करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए, दैट इज लैक ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, राइट। अगर अर्बन एरियाज में काम चाहिए तो जरूरी है कि आपके पास में प्रॉपर प्रोफेशनल एजुकेशन हो, क्योंकि जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंगली आपको जो है आपको उन स्किल्स को डेवलप करना होगा और उन स्किल्स के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। क्योंकि अर्बन एरियाज में मोस्टली जो है आपको प्रॉपर रेगुलर सैलरीड वर्क, फॉर्मल सेक्टर वर्क मिलेंगे, तो ऐसे केस में आपके पास में उतनी स्किल्स एक्सपर्टीज होनी चाहिए तभी वो वर्क आपको मिल पाएगा। अदरवाइज जो है कैजुअल वर्क मिलेगा एंड कैजुअल वर्क एज कंपेयर टू रूरल एरियाज आपको जो है कम मिल रहा है। दैट मीन्स रूरल एरियाज में जो है आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड होते हैं और जो आपके अर्बन एरियाज हैं उनमें फिर जो है अलग वर्क उन्हें देखना पड़ता है, जैसे कि ऑटो रिक्शा चलाने लग गए, राइट, वेजिटेबल वेंडर्स बन गए, इस वे से। ठीक है, तो जो लैक ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन है ये एक मेन रीजन बनता है। अब देखो यहाँ पर जो है अगर एक ऑप्शन हमारे पास में ये होता कि माइग्रेशन ऑफ रूरल पुअर इनटू अर्बन एरियाज, तो ये भी जो है एक मेन रीजन है आपके किसका, अर्बन एरियाज में पुअर का। जो अर्बन एरियाज में हम लोग पुअर देखते हैं उसमें मेजर प्रोपोर्शन जो है वो रूरल एरियाज से माइग्रेटेड लोग हैं। ठीक है, तो अगर वो पर्टिकुलर ऑप्शन यहाँ पर होता तो हम उस ऑप्शन को जो है करेक्ट चूज करते, लेकिन वो नहीं है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा हो गया, योर ऑप्शन ए। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स लीड्स टू एक्सपांशन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स कि एक कमोडिटी की खुद की प्राइस तो सेम है, खुद की प्राइस सेम है, इसका मतलब कि मूवमेंट नहीं होगा। क्या हो देखने को मिलेगा अब हमें जो है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है ये वाली चीज देखने को नहीं मिलेगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी जो है ये हो गए एलिमिनेट। अब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो रही है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो एग्जांपल है वो ले लो कोक एंड पेप्सी। ठीक, कोक की मान लो हमारा जो गिवन गुड है वो क्या है, पेप्सी है, और सब्स्टिट्यूट गुड कौन सा है आपका, कोक है। अब कोक की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है, पेप्सी के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, कोक की जो प्राइस है वो इंक्रीज हुई। कोक की प्राइस में इंक्रीज है तो ऑब्वियस सी चीज है कि वी नो कि अगर किसी भी एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड कम होती है, तो जो कोक की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कोक की डिमांड कम होकर पेप्सी पर जाएंगे क्या ये लोग,
बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि पेप्सी के प्राइसेस में चेंजेस नहीं है ना। जो लोग अभी तक कोक कंज्यूम कर रहे थे उन्हें अपना वांट कहीं ना कहीं से तो फुलफिल करना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, वो पेप्सी पर चले जाएंगे, क्योंकि कोक एंड पेप्सी आर समथिंग जो है सेम चीज ही है। तो इसलिए जो है ये लोग अब पेप्सी पर जाएंगे, तो यहाँ पर जो डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो जो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड है, दिस विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। ठीक, फिर आ जाए हम लोग अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। डिमोनेटाइजेशन डिमोनेटाइज्ड करेंसी नोट्स ऑफ, बहुत ही सिंपल आंसर है, 500 रुपीज, 1000, 100 बोथ ए एंड बी। जो डिमोनेटाइजेशन था उसमें कौन सा जो है करेंसी नोट डिमोनेटाइज किया गया था, दैट वाज 500 and 1000। तो अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पर, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रिफर्स टू द सिचुएशन। जो कैजुअलाइजेशन है वर्कफोर्स का, वो कौन सी सिचुएशन को जो है रेफर करता है, कौन सी सिचुएशन जो है वो आपको कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स में देखने को मिलती है। ऑप्शंस है, व्हेन द परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन द टोटल वर्कफोर्स tend to rise over the time, when the percentage of casually hired workers in the total workforce tend to rise over time। C है आपका, when the percentage of regularly hired workers in the total workforce tends to rise over time, and D ऑप्शन है none of these। तो अब आपसे पूछा गया है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के बारे में। कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कैजुअलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि कैजुअल वर्कर्स का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लोग जो है रेगुलर सैलरीड वर्कर जो है वो लोग कैजुअल वर्कर्स में उनका परसेंटेज अब बढ़ते हुए हमें दिख रहा है। दैट मीन्स ए बी सी में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, योर ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी बता रहा है कि जो कैजुअली हायर्ड वर्कर्स है उनका परसेंटेज जो है वो राइज हो रहा है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी जो है वो हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक, दैट इज व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स इन द टोटल वर्कफोर्स टेंड्स टू राइज ओवर टाइम। ऑल राइट, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब है हमारे पास में एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, 47 to 50 क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों को इस पर्टिकुलर केस स्टडी पर बेस्ड आंसर करना होगा। अब केस स्टडी में आप लोगों के पास में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड जो है चीजें गिवन है। ठीक है, सो सर्कुलर इनकम फ्लो इन द टू सेक्टर इकोनॉमी। इन द फिगर गिवन वी कैन सी द अपर लूप शोज द रिसोर्सेज। इस वाले फिगर की बात की जा रही है। ठीक है, द अपर लूप शोज द रिसोर्सेज सच एज कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योर एबिलिटी फ्लो from households to firms in the direction shown by the arrow डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल सी चीज है, हाउस होल्ड है आपके पास में बिजनेस फर्म है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ से जो है क्या जा रहा है, जो आपके हाउस होल्ड है वहां से लेबर, कैपिटल, लैंड, ये चीजें जो है कहाँ जा रही है, फर्म्स के पास में। और इन रिटर्न फर्म्स क्या चीज कर रही है, फर्म्स जो है वो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ये सारी जो चीजें हैं ये आपको इस साइड आते हुए दिख रही है। ठीक है, देखो ये जो पर्टिकुलर आपको लूप दिख रहा है या ये जो हमारा डायग्राम है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आप लोगों को कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, आपका जो अपर लूप है दैट मीन्स ये वाला जो लूप है ये आपको बता रहा है वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये फर्म से हाउस होल्ड आ रहा है, और जो हाउस होल्ड है वहां से फर्म के पास में क्या जा रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब देखो कई बार जो है ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। ऐसा जो है आपके एग्जाम में भी हो सकता है कि आपका जो ये डायग्राम है इसमें कुछ आपको कंफ्यूजिंग सी चीजें दिखती जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा हम क्या पढ़े, अपना जो पैसेज है ये पढ़े। फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट शोन बाय एरो डायरेक्शन। ठीक है, ये जो एरो डायरेक्शन है उससे क्या हम देख रहे हैं कि जो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है ये फर्म्स से हाउस होल्ड पर गया। क्यों गया, क्योंकि हाउस होल्ड्स ने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की थी। ठीक है, हाउस होल्ड्स ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की तो इन रिटर्न उन्हें जो है उनका फैक्टर पेमेंट मिल गया। Then the lower part of the figure shows the flow of money
from households to firms in the form of consumption expenditure done by the households to purchase the goods and services produced by firms, making the flow of goods and services from firms to household. जो सेकेंड वाला लूप है उसमें आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, हाउसहोल्ड्स जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, तो इसके रिटर्न में जो फर्म्स है वो गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है किसको, हाउसहोल्ड को, ठीक है, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्हीं पर जो है किया जा रहा है. सो दैट मींस ये आपका टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो बताया. पहले हाउसहोल्ड से फर्म्स के पास में क्या गई, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके रिटर्न में जो है फैक्टर पेमेंट किया गया फर्म से हाउसहोल्ड के पास में, ठीक है, यहां से क्या आएगा, फैक्टर पेमेंट आ जाएगा. देन हाउसहोल्ड ने जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर किया, तो उसके लिए जो फर्म्स है उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज किसको दे दिए, हाउसहोल्ड्स को दे दिए, ठीक है. सो ये जो पर्टिकुलर है ये आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी बताया गया. Thus we see that money flows from business firms to household as factor payments and then it flows from households to firms. Thus there is in fact a circular flow of money or income. This is how the economy functions. ठीक है, अब देखो ये जो केस स्टडी थी स्टूडेंट्स बिल्कुल भी न्यू केस स्टडी नहीं थी, बहुत ही इजी चीज है, जो टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसी को एक्सप्लेन किया गया था. तो अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली जो है आंसर कर देंगे. ठीक है, चलो क्वेश्चंस देखें. मनी फ्लोज फ्रॉम डैश टू डैश एज फैक्टर पेमेंट. फैक्टर पेमेंट के लिए कहां से कहां जो है मनी फ्लो करता है. देखो फैक्टर पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म्स कर रही है. किसको कर रही है, हाउसहोल्ड को कर रही है. तो मनी जो है वो फर्म्स से फ्लो होगा टिल हाउसहोल्ड एज फैक्टर पेमेंट. ठीक है, क्योंकि हाउसहोल्ड्स ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए तो उसके रिटर्न में उन्हें जो है फैक्टर पेमेंट दिया जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शंस देखो, ए है आपका फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स, बी है आपका हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स, सी है आपका गवर्नमेंट एंड फर्म्स और डी है आपका हाउसहोल्ड्स एंड गवर्नमेंट. क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन, फर्म टू हाउसहोल्ड आना है. दैट मींस योर ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट, फर्म्स टू हाउसहोल्ड. ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए. Circular flow of income refers to the flow of activities of production, income generation and expenditure involving different dash of the economy, different sector of the economy, different aspect of the economy, different type of the economy and none of the above. क्या बोला गया है कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो आपको बताता है फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर. किसके बीच में, डिफरेंट क्या, इकोनॉमी के किन के बीच में हम ये देखते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में. हाउस होल्ड सेक्टर्स अलग, फर्म सेक्टर्स अलग. ठीक है, तो डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में जो है ये चीज देखी जाती है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज सेक्टर. ठीक, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं. Which of the following is not the significance of circular flow of income? इनमें से क्या है जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सिग्निफिकेंस नहीं है. ठीक है, नॉट द सिग्निफिकेंस हमें बताना है. ऑप्शंस आर, इट रिफ्लेक्ट्स स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी, बी है आपका इट शोज इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर्स, सी है इट शोज इंजेक्शंस एंड लिंकेजेस फ्रॉम फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ मनी, और डी है इट डज नॉट हेल्प इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. अब अगर देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है. सही इन द सेंस, नॉट नहीं बोलेंगे. ठीक है, जो आपका ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सिग्निफिकेंस है. सो अकॉर्डिंगली आपका क्या हो गया, गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि हमें नॉट बताना है. ठीक है, अगर जो बी है तो वो चीज भी जो है वो आपके सिग्निफिकेंस से रिलेटेड सही लिखी गई है कि ये जो है शो करता है इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर्स. सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन इज द रॉन्ग. फिर अगर सी देखूं तो इट शोज इंजेक्शंस एंड लिंकेजेस फ्रॉम द लीकेजेस फ्रॉम फ्लो ऑफ मनी. तो क्या ये बात जो है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सिग्निफिकेंस है, बिल्कुल है. सो अकॉर्डिंगली ये भी गलत है. फिर डी ऑप्शन है इट डज नॉट हेल्प. क्या लिखा गया है कि ये हेल्प नहीं करता है इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. क्या ये सही है, नहीं, ये रॉन्ग है. अगर यहाँ पर होता इट हेल्प इन एस्टिमेशन तो हम बोलते कि ये जो है सही
सही स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स को एस्टिमेट करने में हेल्प नहीं करता है। तो ये चीज गलत लिखी गई है, और क्योंकि हमें गलत चीज ही बतानी है सो अकॉर्डिंगली ये हमारा सही ऑप्शन बनेगा। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ टू सेक्टर मॉडल इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनमें से क्या है जो कि टू सेक्टर मॉडल में अजम्पशन नहीं है? ए है आपका डोमेस्टिक इनकम कंप्राइजेज ओनली टू सेक्टर्स, द प्रोड्यूसर्स एंड द हाउसहोल्ड्स। बी है द हाउसहोल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम सो दैट देयर इज नो सेविंग। डी है डोमेस्टिक इकोनॉमी इज एन ओपन इकोनॉमी, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। एंड डी इज देयर इज नो गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। जब हम टू सेक्टर मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है सिर्फ दो सेक्टर होते हैं। कौन कौन से? आपका जो हाउसहोल्ड सेक्टर है एंड जो फर्म्स है। ठीक है, ये दो सेक्टर्स होते हैं, इनके बाहर कोई भी सेक्टर नहीं होता है। इस पर्टिकुलर केस में हमारी जो इकोनॉमी वो कैसी है? क्लोज्ड इकोनॉमी है। फॉरेन सेक्टर जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। अगर मैं देखूं तो सी वाला ऑप्शन क्या बोला है कि डोमेस्टिक इनकम इज एन ओपन इकोनॉमी। क्या ये चीज सही है? नहीं, ये गलत अजम्पशन बताया जा रहा है। जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये अज्यूम किया जाता है कि फॉरेन सेक्टर है ही नहीं। सो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन सी। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। जो हाउस होल्ड है वो अपनी पूरी की पूरी इनकम स्पेंड कर देते हैं तो कोई सेविंग्स नहीं होती है, तो इसके लिए फाइनेंशियल मार्केट नहीं आता है। ठीक है, और दो सेक्टर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी में, दैट इज प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड। ऑल राइट, सो आई गेस क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया है एंड आई होप सो कि ये जो सारे ही क्वेश्चंस थे हमारे इन ये जो हमारा टेस्ट पेपर था उसमें ये सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ इस वीडियो को एंड करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन और ले लीजिए, दैट इज आप लोग इन वीडियोस को अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस करना है, क्या प्रोसेस होता है वो समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, गूगल ओपन करना, वहां पर सर्च करना www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसे स्क्रॉल करना, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपको दिखेंगे वेरियस ऑप्शंस है, उनमें से आपको जो भी पढ़ना है उस पर क्लिक करना है। जैसे कि आपको CUET पढ़ना है, आप CUET पे क्लिक कर दोगे। उस पर क्लिक करने से उसके अंदर की जितनी भी अवेलेबल प्लेलिस्ट है आपको विजिबल हो जाएंगी। इसमें आप बहुत क्लियरली देख सकते हो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसको जो वॉच नाउ है, इस वॉच नाउ पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा, यहाँ पर आपके पास में पूरी लिस्ट होगी क्या क्या वीडियोस हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस या दिस कोर्स। तो वो जो है आपको प्रॉपर यहाँ पर सारी वीडियोस मिल जाएगी। जो भी पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कर देना। ठीक है, आप जब वॉच नाउ पर क्लिक करोगे तो वीडियो जो है वो प्ले हो जाएगा। ऑल राइट, वीडियो हो जाएगा कंप्लीट, यहाँ से कैंसिल कर देना और अगर नेक्स्ट वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक कर देना, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। ठीक है, इसी वे में आप किसी भी क्लास के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। एंड ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड प्लीज डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।